यस। हाँ, कहाँ गए डस्टर? है टूट गया? अच्छा, किया सॉल्व क्वेश्चन आप लोगों ने कल वाले? क्यों? आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। फ्रिक्शन का इफेक्ट मशीन पर क्या होगा? एनर्जी उससे डिक्रीज करेगी, मतलब उसका परफॉर्मेंस क्या था? ऑप्शन क्या था? हाँ, एफिशिएंसी डिक्रीज करेगा ना। एफिशिएंसी क्या होता है मशीन का? एफिशिएंसी होता है आउटपुट एनर्जी बाय इनपुट एनर्जी। जैसे ये फैन है, फैन भी एक मशीन है, ठीक है? फैन भी एक मशीन है। इसे चलाने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं। बट मान लो जिस बेयरिंग में ये रोटेट कर रहा है वहां पे फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा? एनर्जी डेसिपेट होगा हीट के फॉर्म में, तो जो आउटपुट में आपको एनर्जी मिलेगा वो कम मिलेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। जितना पहले एनर्जी था उतना ही बाद में रहना चाहिए। बट फ्रिक्शन रहेगा तो क्या होगा? आपको बाद में जो एनर्जी मिलेगा वो कम मिलेगा पहले के मुकाबले। तो एनर्जी क्या होता है आपका? लॉस्ट हो जाता है हीट के फॉर्म में। तो एफिशिएंसी गोइंग टू बी डिक्रीज। एफिशिएंसी का आउटपुट एनर्जी बाय इनपुट एनर्जी। क्या कह रहे हैं? फ्रिक्शन इज नेचर ऑफ सरफेस ना, एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। बताया था क्लास में, बताया था। एरिया पे कैसे डिपेंड करेगा? एरिया से इंडिपेंडेंट होता है फ्रिक्शन। सर और फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीजेस सरफेस इरेगुलरिटीज के कम होने की वजह से डिक्रीज इन थ्योरी कहाँ है थी? तो लॉजिक अब क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे आप तभी तो सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे। सारे तो आसान क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक लिखो। हम लोगों ने प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अब मैंने दिया था क्वेश्चन ग्रुप में सेंड किया था, वो कोई करके भेजता नहीं तुम लोग। हाँ तो भेजो ना मुझको, तब तो देखूंगा, चेक करूंगा ना। हाँ नहीं, आप मुझे व्हाट्सअप करो पीडीएफ बना करके, जो भी आप, हाँ जो भी आप करते हो वो उसका मुझे पीडीएफ बना करके सेंड करो। ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तनु आ गई? नो सर, नहीं आई सर। हेलो तनु, ज्वाइन करो।
तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे समझेंगे? जैसे कि मान लो कि आपके पास ऐसे करके पानी ऐसे करके फ्लो कर रहा होता, सपोज ऐसे करके पानी फ्लो कर रहा होता, ऐसे करके पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये जो लाइन मैंने बनाया है इसे कहते हैं, वाटर का एग्जांपल ले रहा हूं, ये जो लाइन बनाया है मैंने ये इमेजिनरी लाइन है जो बता रहा है कि पानी किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, पानी किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो अगर मैंने ऐसे करके बनाया पानी मतलब इधर की तरफ फ्लो कर रहा है, इसे हम लोग स्ट्रीम लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रीम लाइन कहते हैं, स्ट्रीम लाइन कहते हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं स्ट्रीम लाइन। ये बता रहा है पानी ऐसे करके फ्लो कर रहा है। अब हमने क्या किया, इसके अंदर एक लूप, एक रिंग लगा, रिंग लिया और ऐसे करके रख दिया, ठीक है। तो जब ऐसे करके रखोगे तो देखो ये ऐसे करके इसमें से जो है पानी फ्लो होकर के निकलेगा, ऐसे करके निकल रहा होगा यूं करके, ठीक है, यूं करके पानी फ्लो हो रहा होगा इसके थ्रू पानी ऐसे करके फ्लो कर रहा होगा। बट वहीं पर अगर मैं इस रिंग को ऐसे करके रख देता, ऐसे करके रख देता, तो इसमें से पानी नहीं जाता। मतलब वाटर इसमें से इस अगर इस ओरिएंटेशन पे ऐसे करके रखा हमने, इस सरफेस को ऐसे करके मैंने रखा तो ज्यादा पानी इसमें से फ्लो कर रहा है। और अगर हमने ऐसे करके रख दिया तो पानी का फ्लो इसमें से जीरो हो जा रहा है। क्या जा रहा है? जीरो हो जा रहा है। और अगर मैं कुछ एंगल पे रख देता ऐसे करके कुछ एंगल पे रख देता तो भी पानी का फ्लो पहले वाले के कंपेयर में कम हो जाता, पहले वाले के कंपेयर में कम हो जाता। 3 ओरिएंटेशन बताया, ठीक है। मीन्स पानी का जो फ्लो हो रहा है किसी भी सरफेस के थ्रू, पानी का जो फ्लो हो रहा है, वॉल्यूम फ्लो रेट, जिसे हम कहेंगे वॉल्यूम फ्लो रेट। पानी का जो फ्लो हो रहा है, फ्लो जो हो रहा है यानी एक यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम इसमें से पानी निकलेगा, समझ रहे हो बात को? वॉल्यूम जो इसमें से पानी जो निकल रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज क्रॉसिंग द सरफेस इज डिपेंड अपॉन व्हाट, ये सरफेस पानी के अंदर कैसे रखा हुआ, कैसे रखा हुआ है, मीन्स किस ओरिएंटेशन पे रखा हुआ है। ऐसे करके रख दिया हमने, या फिर ऐसे करके रखा, या फिर ऐसे करके रखा। तो अगर हमने ऐसे करके रखा तो पानी का फ्लो ऑलमोस्ट जीरो, ऐसे करके रख रहे हैं तो मैक्सिमम, ऐसे करके रख रहे हैं तो थोड़ा सा इस वाले से कम। मीन्स वॉल्यूम फ्लो रेट और पानी का जो फ्लो है वो डिपेंड एक्चुअली किस चीज पे कर रहा है? ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस, ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस। मीन्स सरफेस हैव सम डायरेक्शन, सरफेस एरिया हैज सम, दिस इज द एरिया, ये जो आप निकालोगे एरिया हैज सम मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट हैज सम डायरेक्शन, इट हैज सम डायरेक्शन which represents what? Orientation of surface, which represents orientation of surface, orientation of surface. So area have magnitude as well as direction. Area have here, area have magnitude as well as direction. Direction क्या किस मतलब क्या बता रहा है? सरफेस का ओरिएंटेशन, सरफेस का ओरिएंटेशन जो है वो आपका सरफेस एरिया का क्या होगा? डायरेक्शन होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं इस वाले सिचुएशन में देखूं तो इस सरफेस पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, एक सरफेस के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो कि इस सरफेस के क्या है? परपेंडिकुलर। तो इस सरफेस का जो एरिया का, इसका जो डायरेक्शन होगा, इस सरफेस एरिया का जो डायरेक्शन होगा, मींस ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने एक वेक्टर बनाया है जो कि इस सरफेस के क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये जो नॉर्मल वेक्टर है इसे कहते हैं नॉर्मल यूनिट वेक्टर ऑन सरफेस एरिया which represent
orientation of surface into the space. ओके, जैसे यहां पे मैं ड्रॉ करूं एक लाइन जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा, सो दिस विल बी अ नॉर्मल ऑफ द सरफेस. अगर ऐसे करूंगा तो दिस विल बी नॉर्मल ऑफ द. सो यू कैन से नॉर्मल का यदि डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो इसमें से जो पानी फ्लो कर रहा है वो भी क्या करेगा, चेंज करेगा. दूसरा, एक एरिया, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं. ठीक है, इतना ही बड़ा एरिया चूज कर रहा हूं, इतना बड़ा ही ये एरिया था, डायरेक्शन में वही फिक्स रख रहा हूं, बट एरिया का ये जो सरफेस है उसका साइज रिड्यूस कर दे रहा हूं, कर देगा. पहले देखो, इसका भी नॉर्मल इधर की तरफ होगा, इसका भी नॉर्मल इधर की तरफ होगा, बट इसका साइज छोटा है, इसका साइज क्या है, बड़ा है. तो इसमें से पानी क्या होगा, कम फ्लो करेगा एज कंपेयर टू इसमें. सो वाटर का जो फ्लो हो रहा है किसी एरिया से, वो डिपेंड कर रहा है दो चीजों के ऊपर, कि कितना बड़ा सरफेस है, मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया, एज वेल एज ओरिएंटेशन ऑफ द. ओके, सो दिस इज इन द केस ऑफ फ्लूइड. अब इसी चीज को हम यहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास यदि एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज, मान लो इनफाइनाइट लाइन चार्ज होता, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ये लाइन चार्ज है. ओके, तो आपको पता है इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है ना, और वो क्या होता है आपका, एक ही डायरेक्शन में होता है, ऐसे करके एक ही डायरेक्शन में होगा. तो ये मान लो अगर मैंने इनफाइनाइट लाइन चार्ज रखा होता तो इसकी वजह से ये क्या होता, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता. क्या होता, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता. ओके, तो अब आप देख सकते हो इस वाले सरफेस से क्या पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है. तो किस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, किस सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा पास करेगा, वो डिपेंड करेगा उसके ओरिएंटेशन के ऊपर और दूसरा सरफेस एरिया के ऊपर. ओके, तो यहां पर जो क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी गिवन एरिया में से कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो है क्रॉस कर रहा है. नहीं, जैसे वो एनालॉजी है ना, मैंने कहा कि यही स्ट्रीम लाइन होता, अगर वो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और जो स्ट्रीम लाइन है वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है. जैसे स्ट्रीम लाइन होता है वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है. ठीक है, इक्विवेलेंट है. यहाँ वाटर नहीं है, ये जो लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड है. हाँ, इसमें भी मतलब ये इस केस में ना ऐसे रहता है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी सरफेस से जो पास करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दैट विल बी क्रॉस थ्रू एनी सरफेस डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया एंड व्हाट ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस एरिया. ऑल्सो डिपेंड अपॉन व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा. जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, ये सिचुएशन समझ में आया, ये पूरा केस. मान लेते हैं कि आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी. पॉइंट चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी. ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी किसी पॉइंट चार्ज की वजह से. ओके, मैंने एक सरफेस कंसीडर किया यहां पर. ठीक है,
ठीक है, यहाँ पर एक सरफेस कंसीडर किया यहाँ पर, और उतना ही बड़ा सरफेस मैं यहाँ पे भी यहीं पे कंसीडर कर रहा हूं, और मैंने डायरेक्शन सेम रखा है, और दोनों का एरिया का जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या रखा है, सेम रखा है। बट अगर आप देखो, यदि ये सरफेस एरिया इस पॉइंट चार्ज के पास हुआ, इसके पास हुआ, तो ज्यादा फील्ड नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो है इससे जो क्रॉस कर रहा है वो ज्यादा कर रहा है। बट अगर ये दूर हुआ तो इससे कम नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास कर रहा है। ओके, मीन्स यहां पर इस जगह पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो जितना कम डिस्टेंस पे होगा, आप जितना कम डिस्टेंस चार्ज के कम डिस्टेंस पे जाओगे, तो वहां पर R जितना कम होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। इसका मतलब इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका, ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा आपका, कम होगा। तो इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है कहीं ना कहीं इसके ऊपर कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे ज्यादा होगा। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा वहां से ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास कर रहे होंगे, क्योंकि वहां पर कहीं पर यहाँ पे मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे ज्यादा होगा वहां से ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास करेंगे, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा वहां पर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम पास करेगी। रीजन क्या है, क्योंकि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने आपको इलेक्ट्रिक डेंसिटी कल उस दिन बताया था, इलेक्ट्रिक डेंसिटी मैंने बताया था, जब फील्ड लाइंस बहुत क्लोज होती हैं, तो वहां पर फील्ड डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ज्यादा होती है। यहाँ पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्या है, काफी ज्यादा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होने का मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा होना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड intensity more means more number of field lines, more number of closed space in field line। okay, field line। okay, जो किसी भी सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं वो डिपेंड किस चीज पे कर रही है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ के ऊपर, दूसरा सरफेस एरिया के ऊपर, तीसरा किस चीज के ऊपर, उसके ओरिएंटेशन के ऊपर। ओके, एनी प्रॉब्लम? ओके, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब ही है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through a surface, okay, surface area, that is what electric flux। okay, so it is what number of field lines passing through surface area। okay, so that is what electric flux। okay, ये तो इसका क्या है, फिजिकल मीनिंग है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या है, फिजिकल मीनिंग है। बट व्हाट इज द मैथमेटिकल मीनिंग, it is a scalar quantity, it is not a vector quantity, it is a scalar quantity। okay, so अच्छा, इसे थोड़ा सा फ्लूइड से मैं कनेक्ट कर रहा हूं, वॉल्यूम क्या होता है आपका फ्लूइड में, एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू लेंथ, ये हो गया वॉल्यूम। अगर डिवाइड बाय टी कर दूं दोनों तरफ तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम फ्लो रेट। ठीक है, एरिया और ये x बाई टी क्या हो गया, वेलोसिटी। यस, तो वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है आपका, एरिया इंटू वेलोसिटी। किसी भी सरफेस से
जो आपका पानी फ्लो करेगा वो डिपेंड करेगा उसके एरिया के ऊपर, दूसरा वेलोसिटी के ऊपर। ठीक है, किसी भी एक गिवन टाइम में, इसका मतलब क्या है, एक सेकंड में जो ये पानी फ्लो कर रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर दैट विल फ्लो थ्रू अ सरफेस इज इक्वल टू एरिया ऑफ सरफेस इनटू वेलोसिटी ऑफ द सरफेस। ओके, सेम एनालॉजी हम कहां पे अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू वेलोसिटी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को यहां पे कौन रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी डॉट एरिया, सरफेस एरिया वेयर ये क्या हो जाएगा, E इंटू ए कॉस थीटा, वे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन E and A. So you can say this flux is depend upon electric field, area as well as angle between electric field and A, which is represent the orientation theta, कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरह से आपका ये सरफेस रखा हुआ है। ओके, तो ये फॉर्मूला तब लगेगा, ये फॉर्मूला तब लगेगा when electric field is constant, surface area is also constant and theta is also constant. Okay, मतलब किस जब A constant होगा, E constant होगा और थीटा constant होगा तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, नाउ राइट ऑल दोस थिंग्स। Electric field line if continuously change or fluctuate with time, when electric field is unsteady, fluctuate with time, then electric field is unsteady. स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, अनस्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो फील्ड लाइन क्या करेंगी, बार बार फ्लक्चुएट करेंगे, चेंज करेंगे, उसका पैटर्न क्या करेगा, चेंज करता रहेगा। ओके ओके, और नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड electric field line separate at equal distance and parallel हाँ, equal distance, yes, A, हाँ उसी में ए उसी में लिखना है, ए प्लेन सीट which carry uniformly charged produced uniform electric field, infinite plane sheet लिखना है, infinite plane sheet infinite plane sheet produce okay. So this is what electric। अच्छा, अगर मान लो आपके पास कोई आर्बिट्रेरी सरफेस है, कोई भी सरफेस है, आर्बिट्रेरी सरफेस है, मतलब जिसका शेप आपको मतलब अननोन है, आर्बिट्रेरी शेप का किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है।
और आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है कि सरफेस से कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो है क्रॉस कर रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है देख सकते हो यूनिफॉर्म नहीं है। यू कैन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट पैरेलली स्पेस्ड, है ना, पैरेलल नहीं है, ओके, ना इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है। तो आपको यदि इस सरफेस के थ्रू क्या निकालना है, इस सरफेस के थ्रू यदि इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, तो हाउ यू कैन फाइंड आउट, you have to be consider a small area on this surface ds, ठीक है, एक छोटा सा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, तो छोटा सा एरिया कंसीडर करेंगे, एक छोटा सा एरिया कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि इस छोटे से एरिया के ऊपर अगर ये एरिया बहुत छोटा होगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो चेंज आएगा वो भी बहुत कम आएगा। तो हम लोग ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को इस छोटे से एरिया के लिए क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं। तो इस छोटे से एरिया से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा वो भी क्या करेगा, छोटा सा करेगा, डी फाई, ये होगा आपका क्या, ई डी एस, ई डॉट डी एस। क्या किया मैंने, जब इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड is not uniform, okay, then you have to apply the integration method. d phi equal to क्या मानेंगे, e dot ds, मतलब उस सरफेस के ऊपर छोटा सा सरफेस कंसीडर करेंगे जिसका एरिया क्या हो गया, ds, और उस सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, e है। आता बात में, इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा छोटे सरफेस से वो e डॉट ds करेगा। तो अगर मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है, क्या करना पड़ेगा मुझे, इंटीग्रेशन। वी कैन ऐड ऑल दोस, ओके, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कैसे क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। सो फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई डॉट ds, ओके। सो दिस फॉर्मूला इज अप्लीकेबल फॉर व्हाट, फॉर for non-uniform electric field, okay, so this is you have to apply, देखिए next is solid angle, हाँ, ठीक है, हो गया कंप्लीट। हटाओ ना, देखो सॉलिड एंगल ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। रीजन क्या है कि जब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कहीं कहीं पे इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, या गॉस लॉ जब आप यूज करोगे तो वहां पर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो सॉलिड एंगल को समझने से पहले आप पहले प्लेन एंगल को समझो। प्लेन एंगल क्या है, जैसे मान लो आपके पास एक सर्कल है, सर्कल का ये क्या है, आर्क, ये क्या है, सर्कल का आर्क। इस सर्कल का क्या होगा, सेंटर होगा, यानी इस आर्क का सेंटर होगा। So this arc withstand some angle,
some angle on the center, on the center, on the center. This arc subtends some angle on the center. But you can see this geometry, ये जो arc है, this will be lie into a particular plane, in a particular plane. That's why this theta is called plane angle. It's called plane angle. Now you everyone know, अगर इस आर्क का लेंथ L है, इस आर्क का लेंथ यदि L है और इसका रेडियस R है, तो जो प्लेन एंगल होगा वो क्या होगा, L by R, और इसे हम लोग रेडियन में लिखते हैं, ठीक है, यूनिट इसका L by R. कोई दिक्कत यहां तक? दिस इज द प्लेन एंगल. ना अगर ऐसे करके समझो, फिगर जो है ना, फिगर हो जाएगा प्रॉब्लम. Now what is the solid angle? हाँ, यू कैन से ये एक प्लेन है, यहाँ पे ये एक तरह का लाइन था, ठीक है, बट आर्क है, सो यू कैन से इट इज अ कर्व, एक कर्व है, ये एक कर्व है, बट यहाँ पे देखो ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है ना, ये एक प्लेन है. सिंपल सी बात, ऐसे करके, या ऐसे समझे यहाँ पे टॉर्च लगा दो, ऐसे करके टॉर्च है ना, ये टॉर्च हो गया, यहाँ पर इस टॉर्च से ऐसे करके लाइट निकल रही है, और आगे कोई गत्ता डाल दोगे, आगे कोई गत्ता डाल दोगे, गत्ता समझ, गत्ता है ना, हाँ कार्ड, ऐसे करके कार्ड डाल दो, तो होगा क्या, देखो लाइट ऐसे करके जाएगी, ऐसे करके जाएगी, है ना, ऐसे करके जाएगी, ऊपर से, फिर नीचे से, साइड से, ठीक है. सो यू गेट एन एंगल हियर, ऐसे करके, ठीक है. बट ये जो एंगल मिल रहा है वो आपको स्पेस में मिल रहा है. देखो यहाँ पे एक प्लेन था, और यहाँ पे ये जो एंगल मिल रहा है वो स्पेस में मिल रहा है ना. अच्छा, तरबूज वगैरह खाया, तरबूज खाया, तरबूज, तरबूज होता है ना, तरबूज, तरबूज होता है ना, और वो वाटरमेलन, वाटरमेलन, यस, वाटरमेलन. उस वाटरमेलन को यदि काटोगे, काटा कभी, हाँ काटोगे ना, ऐसे करके होता है, तो जब काटने पे कुछ ऐसे करके शेप मिलेगा आपको, है ना, कुछ ऐसे ही मिलता है मेरे साथ, ऐसे करके मिलता है ना, ऐसे मिलता है ना, हाँ छिलका बनाया ना उसका ऊपर से, हाँ ये ऐसे करके मिलता है. हाँ मुझे यही लगता है, ऐसे ही मिलता है. हाँ तो ये ऐसे करके, अब ये जो पार्ट है वो एक्चुअली किसका पार्ट है, ये जो पार्ट तरबूज, और तरबूज कैसा दिखता है, स्फेरिकल, सर स्फेरिकल शेप का, कैसे करेगा, स्फेरिकल शेप का, है ना, स्फेरिकल शेप. तो ये जो स्फेरिकल शेप का आपका, उसका एक पार्ट है, एक स्फेयर का पार्ट है, ये एक स्फेयर का क्या है, पार्ट है, ये स्फेयर का क्या हो गया, पार्ट हो गया, ये स्फेयर का क्या हो गया, एक पार्ट हो गया. एंड दैट विल सबटेंड सम एंगल एट द सेंटर ऑफ स्फेयर, एट द सेंटर ऑफ स्फेयर. सो यू गेट व्हाट काइंड ऑफ एंगल, एक 3 डायमेंशनल एंगल. यहाँ पे एक सरफेस जो है एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे. इस वाले केस में क्या था, एक आर्क एंगल सबटेंड कर रहा था सेंटर पे. यहाँ पे एक सरफेस, यहाँ पर एक सरफेस एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे, ठीक है, ओके. सो मान लो इस स्फीयर का जो रेडियस है,
वो क्या है? कैपिटल आर। आर इज अ कैपिटल आर इज अ सरफेस, रेडियस ऑफ दिस सरफेस। और इस सरफेस का जो एरिया है, इस सरफेस का जो एरिया है वो कितना है? ए है। ए इज द सरफेस एरिया, इज द सरफेस एरिया, इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस। ठीक है, यहां पे देखो L बाय आर मिलता था जब प्लेन था, तो लेंथ लेते थे क्योंकि हमें यहाँ पे एक लाइन था, आर्क था, L बाय आर कर रहे थे यहां पर। और ये देखो डायमेंशन लेस आ रहा है, बट फिर भी इसका यूनिट क्या है? रेडियन है। ओके, बिकॉज इट इज स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट। सेम टू सेम यहां पर ये जो एंगल बना, ये जो एंगल बन रहा है स्पेस के अंदर, इसे हम लोग क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। इसे हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू व्हाट? दिस सरफेस एरिया, लेंथ के बदले यहां पे क्या मिल रहा है? सरफेस मिल रहा है, तो सरफेस एरिया डिवाइड बाय डायमेंशन लेस चाहिए, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ओके, और इसका यूनिट क्या होगा? स्टेडियन। क्या होगा? स्टेडियन। ओके, स्टेडियन जो भी है स्पेलिंग देख लेना, स्टेडियन। ओके, सो दैट इज व्हाट? सॉलिड। कोई प्रॉब्लम यहां पर? बनाओ। अच्छा, एक उससे पहले थोड़ा सा एक बार कुछ लिटिल डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आप पूरा सर्कल, अगर ये होता, पूरा सर्कल बनता, मान लीजिए पूरा सर्कल बनता, तो पूरा सर्कल सेंटर के ऊपर कितना एंगल बनाएगा? L इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। L इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइड बाय आर। तो प्लेन एंगल कितना मिलेगा आपको? 2 पाई फॉर फुल सर्कल। ओके, फॉर फुल सर्कल। एनी प्रॉब्लम? अगर हाफ सर्कल होता, यदि हाफ सर्कल होता तो ये क्या आता है? थीटा इक्वल टू पाई आर अपॉन में आर पाई रेडियन। ओके, ये मिलता। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, यहां पे सर्कल की बात नहीं करेंगे, यहां पे हम क्या करेंगे? स्फीयर की बात करेंगे। तो अगर पूरा स्फीयर होता, ये पूरा स्फीयर बन जाता, अगर हम पूरे स्फीयर की बात करें, तो पूरे स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो जो सेंटर के ऊपर सॉलिड एंगल बनेगा पूरे स्फीयर के लिए, वो कितना बनेगा? 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मीन्स 4 पाई स्टेडियन। ठीक है, और अगर यहीं पर हाफ इसका हॉटस्पॉट कैसे चलेगा? ओके, नाउ तो ये जो अगर हाफ, यदि यहीं पर हाफ या कहते हैं हेमी स्फीयर होता, क्या होता? हेमी स्फीयर होता, तो सॉलिड एंगल कितना बनेगा? दैट इज 2 पाई स्टेडी। ठीक है, ओके, तो दैट थिंग दैट यू हैव टू बी अंडरस्टैंड। ओके, करेक्ट, लिखो। relation between plane angle and solid angle solid angle। ओके, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बीच में रिलेशन देखते हैं।
मैं इसका डेरिवेशन नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ। अगर किसी को डेरिवेशन करना है तो डेरिवेशन मैं करके सॉल्व कर दूंगा, आप समझना पहले, नहीं आए तो फिर मैं समझा दूंगा। तो मान लो आपके पास ये सपोज कोई डिस्क है, ओके, या एक स्फीयर का कोई पार्ट है, ओके, स्फीयर का कोई पार्ट, मैंने बेखाम का मिटा दिया, ओके, और ये हो गया सेंटर, ठीक है। तो ये डिस्क जो है सेंटर के ऊपर क्या बनाएगा, सॉलिड एंगल बनाएगा, क्योंकि ये एक सरफेस है। बट यहीं पर अगर मैं एक लाइन कंसीडर कर लेता हूं यूं करके, तो ये लाइन क्या करेगा, एक प्लेन एंगल सब्सटेंड करेगा, ओके। मान लो ये एंगल कितना है, अल्फा, और ये भी एंगल कितना है, अल्फा, ठीक है। तो इससे सॉलिड एंगल में, और ये जो प्लेन एंगल है अल्फा, यहाँ पर 2 अल्फा क्या है, यहाँ पर प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल है, ओके। इस अल्फा के बीच में और इस सॉलिड एंगल के बीच में क्या है, हमारे पास कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन है वो, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। इससे हम लोग ड्राइव कर सकते हैं, बट इट डज नॉट रिक्वायर डेरिवेशन, बहुत कैलकुलेशन वगैरह है और फालतू में टाइम वेस्ट होगा। तो 2 पाई 1 माइनस में कॉस अल्फा। नाउ सोचो कि अगर ये पूरा स्फीयर होता, अगर ये पूरा स्फीयर होता, अगर ये पूरा स्फीयर बनाओ, अगर ये पूरा स्फीयर बनाओ, तो ये इधर से देखो कितना प्लेन एंगल आएगा, पाई, और नीचे से भी कितना जाएगा, पाई, मतलब ये वाला अल्फा बन जाएगा पाई, और नीचे वाला जो बन जाएगा वो भी पाई। यानी अगर पूरा स्फीयर बनेगा तो सर्कल कितना, जो ये जो प्लेन एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 2 पाई, कितना बनेगा, 2 पाई, यानी अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई। अल्फा तो पाई होगा ना, इधर से अल्फा, ठीक है। तो फोर स्फीयर प्लेन एंगल कितना हो जाएगा, पाई, तो सॉलिड एंगल कितना मिल जाएगा आपको, 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा, अल्फा है क्या यहाँ पे, पाई, तो कॉस पाई का वैल्यू कितना हो गया, -1, तो -1 इंटू -1 +1, ये 4 पाई आ जाएगा। यानी अगर आप प्लेन एंगल जानते हो, यदि आप प्लेन एंगल जानते हो तो आप क्या बता सकते हो, सॉलिड एंगल बता सकते हो, किस रिलेशन से, 2 पाई 1 माइनस में कॉस अल्फा, ठीक है, ओके। सो राइट, ये इजी सिर्फ इसलिए है क्योंकि ये फॉर्मूला कोई डायरेक्ट बता नहीं। ये अभी ड्राइव करोगे ना, 2 पाई 1 माइनस में कॉस अल्फा, तो पता चलेगा कि ये कैसे ड्राइव हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक इज गॉस लॉ, नेक्स्ट टॉपिक इज गॉस लॉ। क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन मत लो, क्वेश्चन करवाऊंगा, गॉस लॉ।
हो गया। तो गॉस का जीवन में बहुत बड़ा भूमिका है। भूमिका मीन्स व्हाट, हिंदी में क्या कहते हैं भूमिका को, इंग्लिश में सॉरी भूमिका को क्या कहते हैं, रोल, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण। ना व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट सेड द गॉस। गॉस ये कह रहा था कि देखो पहली बात तो गॉस लॉ एप्लीकेबल, अप्लाई कहाँ करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि हम अप्लाई कहाँ करें। मान लो कि यदि आपको किसी बॉडी, जैसे मान लो अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक क्वेश्चन सपोज आपसे पूछूं कि एक ये सॉलिड जो है बॉडी है, स्फीयर है, और इसके ऊपर जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंदर में भी और बाहर में भी, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसकी वजह से अंदर में कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो या बाहर में कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो। तो क्या कर रहे थे, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पहले कैलकुलेट कर रहे थे रिंग की वजह से, स्फीयर की वजह से, अलग अलग, व्हाट वी डू, वी एक्चुअली परफॉर्म इंटीग्रेशन, वी परफॉर्म इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन करके देखे थे कितने बड़े बड़े इंटीग्रेशन करके हम जो है तो सॉल्व कर रहे थे। देन हम बता रहे थे कि इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा, है ना, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। गॉस लॉ भी क्या बताता है, एक्चुअली यूज किस लिए क्या आता है, टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक। इसका भी यूज हम किस लिए करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए ही करेंगे। बट ये क्या होगा, पहले वाले मेथड जो हम यूज कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, उसके कंपेयर में क्या होगा, काफी इजी होगा। क्या होगा, काफी इजी होगा। तो गॉस लॉ इज आल्सो यूज्ड फॉर टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, बट ड्यू टू व्हाट काइंड ऑफ बॉडी, ऐसे बॉडी जो कि सिमेट्रिकल शेप के हो, जिसका साइज ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, सिमेट्रिकल शेप के हो, साइज ज्यादा, शेप ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, उस टाइप के बॉडी के वजह से किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं हम लोग, बट विदाउट लॉट ऑफ कैलकुलेशन, ओके। तो एक लाइन लिखो, गॉस लॉ इज यूज्ड टू, गॉस लॉ इज यूज्ड टू calculate electric field in easy way for symmetrical body। देखो जैसे मैंने आपको कहा ये एक लॉ है, सो इट हैव नो मैथमेटिकल प्रूफ, व्हाटएवर ही ऑब्जर्व, गॉस ने जो ऑब्जर्व किया उस ऑब्जर्वेशन के थ्रू उसने एक लॉ दिया। मतलब लॉ का मतलब ही होता है कि फिजिकल ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट के थ्रू चीजों को प्रूफ करना, किसी ने किसी बात को प्रूफ किया तो वो क्या कहलाएगा, लॉ कहलाएगा। जैसे न्यूटन का लॉ है F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो एक्चुअली न्यूटन ने कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं किया, उसने क्या किया, एक फिजिकल ऑब्जर्वेशन देखा, उस ऑब्जर्वेशन से एक कंक्लूजन उसने बताया, ठीक है, जो एक यूनिवर्सल लॉ है। तो गॉस लॉ इज अ यूनिवर्सल लॉ, ओके। तो इट इज एक्चुअली ऑब्जर्व बाय द गॉस। उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने ये ऑब्जर्व किया कि यदि आपके पास कोई एक पॉइंट चार्ज है Q, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है Q, और इसके चारों ओर यदि मैं क्या करता हूं, कोई क्लोज सरफेस रखता हूं। कैसा सरफेस रखता हूं, क्लोज सरफेस रखता हूं, उसके ऑब्जर्वेशन को मैं बता रहा हूं समराइज करके। उसने क्या ऑब्जर्व किया कि यदि कोई पॉइंट चार्ज है और वो किसी क्लोज सरफेस के अंदर रखा हुआ है, तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस क्लोज सरफेस से निकल रही होंगी, आ रहा से नहीं, यूं करके निकल रहा होगा, ऐसे करके निकल रहा होगा। मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो जीरो नहीं आ रहा। सिंपल सी बात है, देख सकते हो सिर्फ फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, बाहर की तरफ निकल रही है। मतलब अगर आपने कोई पॉइंट चार्ज लिया, उस पॉइंट चार्ज को किसी इस पॉइंट चार्ज के चारों ओर हमने क्या बनाया, कोई एक क्लोज सरफेस बनाया, तो उस क्लोज सरफेस से फील्ड लाइंस जो है तरफ निकल रही है। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो निकल रही होती, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो
अंदर आ रही होती, बट जीरो नहीं होता, बट जीरो नहीं होता, जीरो नहीं होता। अच्छा अच्छा, अभी ऐसे कुछ खास बता नहीं रहा हूँ, सिंपल सी बात है, तो कॉमन सेंस है। तो ऐसे करके फील्ड लाइन एंटर कर लो, ठीक है, फील्ड लाइन ऐसे करके एंटर कर लो, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो नहीं हो रहा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो नहीं हो रहा। तो इस क्लोज सरफेस से उसने दूसरी बात ये देखी, क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, मतलब फील्ड लाइन बाहर निकल रही है या अंदर जा रहा है, वो डिपेंड कर रहा है कि सरफेस के, क्लोज सरफेस के अंदर किस टाइप का चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज। दूसरा उसने ये ऑब्जर्वेशन किया कि यदि सरफेस के अंदर हमने दो चार्ज रखा, सरफेस के अंदर दो चार्ज रखा, प्लस क्यू और माइनस क्यू, प्लस क्यू और माइनस क्यू, दो चार्ज रखा, तो हो क्या रहा है कि इससे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से तो निकलेंगी, आ रहा बात में, पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी, बट नेगेटिव चार्ज से, नेगेटिव चार्ज में क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही होंगी, ऐसे करके। यानी एक तरफ इस एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर बाहर जा रहा फील्ड लाइन, नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, अंदर की तरफ आ रही है, किधर की तरफ आ रही है, अंदर की तरफ आ रही है। तो नेट फ्लक्स नेट फ्लक्स क्या आ रहा है, जीरो, क्या आ रहा है, जीरो। पहले पॉजिटिव चार्ज रखा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिर्फ एक चार्ज रखा, जीरो नहीं था, नेगेटिव चार्ज था तब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो नहीं है। बट वहीं पर अगर नेट चार्ज, इसने देखा नेट चार्ज यदि सरफेस के अंदर क्या है, जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस क्या हो गया, जीरो हो गया। मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस से जो पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, passing through closed surface is depend upon what, is depend upon what amount of net charge, what amount of net charge inside the closed surface. Okay, so that is the first observation observed by Gauss. उसने कहा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस से जो पास कर रहा होगा वो डिपेंड करेगा कि उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, कितना नेट चार्ज है, कितना नेट चार्ज है। अगर नेट चार्ज जीरो है तो नेट फ्लक्स जीरो हो जाएगा, अगर नेट चार्ज जीरो नहीं है तो पॉजिटिव आ रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज, बाहर निकल रही फील्ड लाइन या फिर अंदर की तरफ आ रही है, कोई दिक्कत यहां पर। फिर उसने यही एक और चीज देखा कि अगर मान लो मैंने एक क्लोज सरफेस लिया, एक क्लोज सरफेस लिया, एक क्लोज सरफेस लिया और इसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं, ऐसे करके, ठीक है, सॉरी क्रॉस किया तो कभी क्रॉस नहीं करेगा, कभी क्रॉस नहीं करेगा। जैसे अगर कोई सरफेस लिख रहा हूं, मैं बना रहा हूं, एक क्लोज सरफेस बनाया और इसे मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, ठीक है, तो देखो जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस क्लोज सरफेस के अंदर घुस रहा है उतना इसमें से निकल रहा है, जितना इसके अंदर घुस रहा है उतना इसमें से निकल रहा है, नेट फ्लक्स अभी भी क्या आएगा, जीरो आएगा। मतलब अगर मैं किसी भी क्लोज सरफेस को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कंसीडर करता हूं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बनाता हूं, तो उस सरफेस के थ्रू नेट फ्लक्स क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस इज ओनली डिपेंड अपॉन व्हाट, कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज जो है इसके अंदर इंस्क्राइब है, आ रहा है, कितना चार्ज जो है सरफेस के अंदर इंस्क्राइब है। अदरवाइज अगर नेट चार्ज जीरो है, नेट चार्ज जीरो है सरफेस के अंदर, तो फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस विल बी ऑलवेज गोइंग टू बी ओके। सो राइट ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, मैं पॉइंट टू पॉइंट लिख रहा हूं, पहले लिखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through, electric flux passing through any closed surface, any closed surface, any closed surface, any closed surface, any closed surface का मतलब उसका साइज कुछ भी हो सकता है, उसका शेप कैसा भी हो सकता है। एनी क्लोज सरफेस का मतलब साइज कुछ भी आप ले सकते हो, शेप कैसा भी, जरूरी नहीं क्यूबिकल लोगे, स्फेरिकल ले लो, कुछ भी ले लो, किसी भी साइज हो, कोई भी शेप हो। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या लिखा मैंने, हाँ,
electric flux passing through any closed surface is depend upon how much charge, how much net charge inscribed or enclosed, net charge enclosed inside the closed surface. Okay, it does not depend upon electric flux. इस तरह से electric flux does not depend upon how much charge outside the surface. Okay, outside the surface. Outside the closed surface. आप समझो ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बाहर मैंने ये बनाया है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, ये जो फील्ड मैंने बनाया है ये किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होगा, ड्यू टू सम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होगा। तो ये जो फील्ड लाइंस है, इसके वजह से जितनी इसके सरफेस के अंदर घुस रही है उतना ही क्या हो जा रहा है, बाहर हो जा रहा है। यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस क्या आएगा, 0 आएगा। सिर्फ और सिर्फ नेट चार्ज अनसाइड में कितना है उस चीज के ऊपर ये डिपेंड करेगा। दैट इज व्हाट गॉस लॉ। ओके, दैट इज व्हाट गॉस लॉ। एनी प्रॉब्लम? ओके, मैथमेटिकली इसको लिखते हैं। ये तो फिजिकली हो गया। ये वाला डायग्राम बना लो, ये वाला बना लो और ये वाला बना लो, ये 2 डायग्राम बना लो। ठीक है, कौन सा? अरे कुछ नहीं है, एक डब्बा बनाओ, इधर से फील्ड लाइन ये 2 बनाओ। Due to some electric charge. Okay. हटा दो, due to external electric charge. Yes. Now, इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो? ये तो मैंने आपको फिजिकल एक्सप्लेनेशन दिया। Now, what is the मैथमेटिकली गॉस लॉ? देखो, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या कहता है? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पेन क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे फाई नेट थ्रू क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू Q inside by epsilon. Q inside by epsilon. क्या बोला मैंने? Q inside by epsilon. ठीक है, हम इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। देखते हैं, Q net इक्वल टू Q phi net मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन। हाँ, क्लोज सरफेस होना चाहिए। अभी मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बताया था, दैट इज E डॉट ds, है ना, E डॉट ds। तो नाउ E डॉट ds, बट सरफेस क्या होना चाहिए? क्लोज। तो देखो इस इंटीग्रेशन पे मैंने क्या साइन बनाया, ये एक सर्कल बनाया। इसका मतलब क्या है?
क्लोज सरफेस इंटीग्रल। ये जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन का नाम है क्लोज सरफेस इंटीग्रल of this quantity that should be equal to q inside by epsilon. Okay, so now question is what? How we can apply the Gauss law to calculate the electric field? How we can apply the Gauss law to find out the electric field? Okay, मान लीजिए आपके पास ये चार्ज है प्लस q, दूसरा चार्ज क्या है माइनस क्यू, Q1, ये Q2, फिर प्लस Q3, माइनस Q4, ठीक है, और माइनस Q5, ऐसे करके चार्ज है। काफी सारे चार्ज है, देयर आर लॉट ऑफ चार्ज एंड आई वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूं, ठीक है, यहां पर किसी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूं, या फिर यहां पे फाइंड करना चाहता हूं, या यहां पे फाइंड करना चाहता हूं, किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूं। तो जिन जिन पॉइंट के ऊपर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूं, उस पॉइंट से मैं क्या पास कराऊंगा? एक सरफेस को पास कराऊंगा, जिन जिन पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, जिसके ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, उस सभी पॉइंट से मैं क्या पास कराऊंगा? एक क्लोज सरफेस को पास कराऊंगा। आ रहा बात में? मैंने क्या कहा कि जिन जिन पॉइंट के ऊपर मुझे, ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाया है, इन पॉइंट्स के ऊपर मुझे क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो उन सभी पॉइंट से मैंने क्या पास कराया? एक क्लोज सरफेस पास। ओके, एक क्लोज सरफेस पास कराया, और ये जो सरफेस होगा इमेजिनरी सरफेस होगा, इमेजिनरी सरफेस। तो इस सरफेस का नाम क्या है? गॉसियन सरफेस। क्या नाम है? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का मतलब क्या है? एक क्लोज सरफेस है, क्लोज इमेजिनरी सरफेस। ये कहां से पास करेगा सरफेस? जिन पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, दिस विल बी पास थ्रू दैट पॉइंट, दिस विल पास through that point at which we want to find electric field. Correct? Any problem? No. अगर मान लो मैं इस पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट P है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहता हूं, तो होगा क्या? इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आ रहा बात समझ? इसके वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से भी होगा, इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस बाहर में, ये जो सरफेस के बाहर है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज अ इमेजिनरी सरफेस। तो इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस चार्ज की वजह से भी होगा, इस चार्ज की वजह से भी होगा, इस चार्ज की वजह से भी होगा, इस चार्ज की वजह से भी होगा। बात आ रहा समझ? मैंने क्या बोला? ये पॉजिटिव चार्ज Q1 है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके वजह से भी होगा। मान लो मैं इसको इधर बनाता हूँ, रुको एक मिनट, मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ, ये थोड़ा, हाँ, एक मिनट। ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, माइनस Q2, ये सॉरी ये Q4 हो गया, यहां पे बनाना Q4, ठीक है, Q2 हो गया, Q3 हो गया, ये Q4 हो गया। ये मैंने एक सरफेस कंसीडर कर लिया जिसके ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये मान लो पॉइंट P है जिसके ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इस पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इसके वजह से होगा, है ना, इसके वजह से होगा, और इसके वजह से भी होगा। आ रहा बात में? और इस Q3 की वजह से भी होगा। इसका नाम दिया E1, इसका नाम दिया मैंने E2, और इसके वजह से भी होगा। बाहर वाले कैसे होगा ना, बाहर, अरे ये सरफेस इमेजिनरी सरफेस है, तो E3, और इसके वजह से भी होगा E4।
यानी जिस पॉइंट के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, जिस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, चाहे वो चार्ज बाहर है या अंदर है, चाहे वो चार्ज बाहर है या अंदर है, सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर। और उन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का हम क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। क्या चीज? हाँ, कहीं पे भी रखा हो, मैं ये कह रहा हूं कहीं पे भी रखा हो, चार्ज रखा हो सरफेस पे, कहीं पे भी रखा हो। बात को समझो, कॉन्सेप्ट को। इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट के ऊपर आपको फाइंड करना है, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सभी चार्जेस की वजह से होगा, चाहे वो सरफेस के अंदर है, चाहे सरफेस के बाहर है, चाहे सरफेस के ऊपर है, कहीं पे भी है। तो उन सभी चार्जेस की वजह से क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आ रहा से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी, ये गॉसियन सरफेस मैंने बनाया है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये जो गॉसियन सरफेस बनाया है, गॉसियन सरफेस क्या है कि एक ऐसा सरफेस है जिन पॉइंट्स के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब उन पॉइंट के ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, सभी चार्जेस की वजह से होगा, चाहे वो चार्ज अंदर है या चाहे बाहर है, उससे कोई लेना देना नहीं। बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जैसे कि मैंने बताया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, कि सरफेस के अंदर कितना चार्ज, बाहर में चार्ज कितना है उससे डिपेंड नहीं करेगा। ये जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो सिर्फ डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, कि सरफेस के अंदर चार्ज कितना है। क्योंकि अंदर में जो चार्ज होगा उसकी वजह से चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जा रही होगी या फिर अंदर की तरफ आ रहा है। बट जो बाहर में इलेक्ट्रिक चार्ज है, जैसे अगर मैं Q3 की बात करूं, यहाँ पे बाहर में है, तो देखो इस सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर भी जा रही है और बाहर भी आ रही है। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस चार्ज विल बी जीरो, यानी आउटसाइड में जो चार्जेस है उसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा, बट इनसाइड में जो चार्जेस होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। बट इलेक्ट्रिक फील्ड जिन पॉइंट्स के ऊपर हमें फाइंड करना है, इस सरफेस, गॉसियन सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सभी चार्जेस की वजह से होगा। आ रहा बात में? आ रहा बात में? यानी कि ये जो मैंने लिखा E डॉट ds इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ अंदर में कितना चार्ज है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की है, इट इज ड्यू टू बोथ inside as well as, अच्छा, inside as well as outside charge। ओके, तो करेंगे कैसे, सॉल्व कैसे अप्लाई करेंगे गॉसियन लॉ? फर्स्ट यू हैव टू कंसीडर द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, जिन पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, ठीक है, इमेजिनरी सरफेस बनाना पड़ेगा। फिर आपको उस सरफेस के थ्रू क्लोज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना, और वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन। तो जब ये आप ये लगाओगे देन यू कैन इजीली गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। बट वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, रिमेंबर, ड्यू टू इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड, ठीक है। समझ में आया? यस, जैसे मान लो आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, लेट्स सपोज एक पॉइंट चार्ज है Q, और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस R के ऊपर फाइंड करना है, यहाँ पे फाइंड करना है, इस पॉइंट चार्ज के से फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स बना देते हैं जो कि कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे। बहुत सारे पॉइंट बना सकते हैं, सारे R डिस्टेंस पे होंगे। तो अगर इन सभी पॉइंट्स को अगर आप कनेक्ट कर दोगे देन यू गेट एक क्लोज सरफेस, इसके चारों ओर एक क्लोज सरफेस बन जाएगा, एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस बना दिया, जहां पर, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए एट अ डिस्टेंस R के ऊपर, तो ये क्या कह रहा है मेरा, गॉसियन सरफेस। ये कैसा सरफेस हो गया, गॉसियन सरफेस हो गया।
गॉसियन सरफेस हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द गॉस, व्हाट सेड द गॉस? गॉस ये कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है? क्यू है, क्यू बाय एप्सिलॉन। कहो सर कितना आसान सा चीज है, करेक्ट। अब इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, हर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। और चूंकि ये सभी इक्वल डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट सारे क्या है? इक्वल डिस्टेंस पे है, तो हर एक पॉइंट के ऊपर, यहां पर, ये यहां पर, ये यहां पर, ये यहां पर, कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या रहेगा? ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा? चेंज नहीं होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो क्या है? आर। कोई प्रॉब्लम यहां पर? तो यानी ई जो है वो ऑलमोस्ट, अगर मैं यहाँ पे छोटा सा सरफेस, इस सरफेस के ऊपर, क्योंकि मुझे इधर पहले देखो, मेरी बात को सुनो, पहले देखो उसको सुनो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सपोज मुझे निकालना है इस क्लोज सरफेस से, तो एक छोटा सा सरफेस मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, जिसका लेंथ क्या हो गया? ds हो गया। इसका नॉर्मल किधर की तरफ होगा? अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बाहर की तरफ होगा। उसी तरह से एक छोटा सरफेस में यहां पे भी कंसीडर कर सकता था, इसका भी नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही होगा, बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड होगा। मींस एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस स्मॉल एरिया विल बी व्हाट? दैट इज 0 डिग्री, दैट इज 0 डिग्री। आ रहा बात में? दैट इज 0 डिग्री। अब सर आप एक क्वेश्चन तो पूछो, मेरे से पूछता ही नहीं कोई कि सर आपको कैसे पता नॉर्मल बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा? हो सकता है ना कि बाहर भी नॉर्मल बना सकता है, अंदर भी बना सकता हूं नॉर्मल, क्या प्रॉब्लम है ना? लाइन जो है, मैं नॉर्मल जो है ये छोटा सा मैंने सरफेस कंसीडर किया, तो इस क्योंकि यहाँ पे देखो मुझे ई डॉट ds निकालना है, तो ds मैंने क्या बताया था कि छोटा सा एरिया कंसीडर करना होगा आपको सरफेस के ऊपर। अब इस छोटे से सरफेस का जो एरिया है वो क्या हो सकता है? इसका नॉर्मल किधर की तरफ हो सकता है? अंदर की तरफ भी हो सकता है और बाहर की तरफ भी हो सकता है, अंदर की तरफ भी हो सकता है और बाहर की तरफ भी हो सकता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि अंदर की तरफ या बाहर की तरफ है? नॉर्मल, जैसे मान लो ये आपके पास एक सिलेंड्रिकल सरफेस होता, मान लो ऐसे होता, तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो अगर किसी सरफेस के अंदर घुस रहा होगा, किसी सरफेस के अंदर घुस रहा होगा ऐसे करके, तो इसका नॉर्मल इसके अपोजिट डायरेक्शन बनाओ। आ रहा बात में? अगर घुस रहा होगा तो नॉर्मल अपोजिट डायरेक्शन बनाओ, और यदि बाहर निकल रहा होगा तो उसी डायरेक्शन में बनाओ जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड। आ रहा बात में? क्या लिखा मैंने, क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से क्या हो रहा है? सरफेस से बाहर की तरफ निकल रहा है, तो नॉर्मल भी क्या होगा? बाहर की तरफ ही होगा। अगर घुस रहा होता किसी सरफेस के अंदर, किसी क्लोज सरफेस के अंदर घुस रहा होता, तो हम क्या करते? अपोजिट डायरेक्शन बनाते। ठीक है, ओके। तो यहाँ नॉर्मल का, तो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो ये लिखूंगा ई ds cos 0 डिग्री इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि यहां पर मैंने जो छोटा सा एरिया कंसीडर किया है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो यहां पे भी ई होगा, यहां पर भी ई होगा, सभी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा? ई मिलेगा। यानी हर एक छोटे एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा होगा वो क्या होगा? सेम होगा। हर एक छोटे छोटे एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा होगा, मैं बता रहा हूं कैसे अप्लाई करना है गॉस लॉ, फिर क्वेश्चन आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हर एक छोटे एरिया से पास कर रहा होगा सब जगह क्या होगा? सेम होगा। तो जब सेम होगा तो ई ऑलमोस्ट क्या हो गया? कांस्टेंट। तो ये इंटीग्रेशन के क्या हो जाएगा? बाहर की तरफ। आ रहा बात में? ई ds cos 0 मतलब 1। क्यों निकाला मैंने ई बाहर? समझ में आया? रीजन क्या है? इस छोटे सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड पास कर रहा है उतना ही इससे पास कर रहा है, उतना ही यहां से पास कर रहा है, क्योंकि हर एक जगह इलेक्ट्रिक फील्ड
सेम मिलेगा आपको, क्योंकि डिस्टेंस चार्ज से सेम है। ओके, सो दैट इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ टेल मी, इन छोटे छोटे सरफेस एरिया को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? पूरा एरिया मिल जाएगा। पूरा एरिया, ये पूरा सरफेस किस टाइप का है? सर्कल नहीं है, स्फीयर है। पॉइंट चार्ज की और चारों क्या बनेगा? स्फीयर। सर्कल इज नॉट अ सरफेस, इट इज नॉट अ सरफेस, इट इज अ लाइन, इट इज अ कर्व। सर्कल इज अ कर्व। तो यहां मिलेगा स्फीयर। तो स्फीयर का छोटे छोटे एरिया को ऐड कर रहा हूं, तो छोटे छोटे एरिया को ऐड करोगे तो टोटल सरफेस मिला। और सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ E इक्वल टू कितना आ जाएगा? Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। सो वी कैन फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस R, दैट इज Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता था, इससे भी वही आया। ओके, नाउ अब यहां पे देखो, सेंटर के ऊपर, जो सेंटर के ऊपर है, सेंटर के ऊपर, सेंटर, ये स्फीयर है ना, ये स्फीयर है, इस स्फीयर के सेंटर के ऊपर कितना सॉलिड एंगल होता है? 4 पाई। पूरा सरफेस, ये जो पूरा सरफेस है वो कितना बनाएगा? 4 पाई। यानी होल सरफेस 4 पाई, होल स्फीयर, होल स्फीयर, स्फीयर, होल स्फीयर मेड 4 पाई सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, अरे पता है, सॉलिड एंगल 4 पाई बनाता है। तो 4 पाई एंगल बन रहा है, 4 पाई एंगल बन रहा है, तो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है पूरे सरफेस से? इस पूरे क्लोज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है? Q by epsilon. This is the electric flux passing through, electric flux passing through 4 pi, electric flux passing through 4 pi। अगर इतना, अगर सॉलिड एंगल होगा तो Q by epsilon नॉट ये पास करेगा, ये वाला जो है फ्लक्स पास करेगा। यदि एक यूनिट सॉलिड एंगल हुआ तो कितना फ्लक्स पास कर जाएगा उस सरफेस के थ्रू? Q by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं मान लो यहां पे कोई छोटा सा सरफेस ऐसे करके बनाता, अब मैं चाहता हूं कि इस सरफेस से, इस सरफेस से, इस सरफेस से, इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है, ये जो कि क्लोज नहीं है ना, पूरे क्लोज सरफेस से, पूरे क्लोज सरफेस से कितना पास कर रहा होता? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। बट मैं इस सरफेस से पता करना चाहता हूं कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है। सो इट विल सबस्टेंड सम सॉलिड एंगल, इट विल सबस्टेंड सम सॉलिड एंगल ऑन द सेंटर। तो यदि 4 पाई सॉलिड एंगल है तो इतना फ्लक्स पास कर रहा है Q बाय एप्सिलॉन। तो यदि एक यूनिट सॉलिड एंगल होगा तो कितना पास करेगा? Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन। तो अगर इतना सॉलिड एंगल हुआ तो कितना पास करेगा? 4 ओमेगा सॉलिड एंगल। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास, दैट इज Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ओमेगा। करेक्ट? एनी प्रॉब्लम? नाउ आपको पता है पाई इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओमेगा इक्वल टू मैंने क्या बताया था? 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा, वेयर अल्फा इज व्हाट? सेमी सॉलिड एंगल, ये अल्फा है ये, ठीक है। सो पाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा। किसी भी सरफेस के थ्रू अगर कोई भी ऐसे करके सरफेस दे रखा है और ये इतना सॉलिड एंगल इसके ऊपर सबस्टेंड कर रहा है,
पास कर रहा होगा क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस में cos अल्फा। टोटल अगर प्लस पासिंग जो क्लोज सरफेस पूछा जाता है, क्लोज सरफेस, ये वाला जो सरफेस है क्लोज नहीं है, छोटा सा जो बनाया मैंने, अगर पूरे की बात करते तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता, बट इतने सरफेस से जो पास करेगा वो कितना करेगा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस में cos अल्फा। करेक्ट? ओके, तो आज की कथा यही समाप्त होती है, बाकी हम कल स्टार्ट